अब निर्जलीकरण मतलब पानी की कमी इसमें हो जाएगी। देखने में क्या क्या आएगा कि बच्चे का मुंह हमेशा सूखा रहेगा, धड़कन तीव्र हो जाएगी, और कौन कौन सी समस्या इसमें देखी जाएगी? आंखें धंस जाएंगी, आंसू कम आएंगे, त्वचा के लचीलेपन में कमी आ जाती है, उसमें झुर्रियां दिखने लगती हैं, बुखार आ सकता है क्योंकि तापमान बढ़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी तो मूत्र उत्सर्जन कम हो जाएगा। अब पानी की कमी से पर गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे कि निर्जलीकरण क्या है, तो निर्जलीकरण की बात की जाए तो निर्जलीकरण मतलब पानी की और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाना, पानी की कमी मुख्य रूप से। मुंह सूखना, आंखें धंस जाना, थर्ड आंसुओं की कमी, आंसू कम आना, धड़कन का तीव्र होना, बुखार आना, कम मूत्र उत्सर्जन, मूत्र कम आना, छोटे बच्चों को तो वैसे भी उस समय दूध बन कर देते। हाँ, क्योंकि दूध क्या है, बच्चे डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है थोड़ा सा दूध का डाइजेशन, तो अब वैसे ही बच्चों का पाचन तंत्र कमजोर चल रहा है, और दूध को डाइजेस्ट करने के लिए हर किसी को क्या है, दूध पाचक नहीं होता, नहीं डाइजेस्ट होता है। अब उपचार क्या है इसमें? तो उपचार है, जैसे निर्जलीकरण की समस्या किसी को हो जाए तो क्या करते हैं, पानी की मात्रा उसको ज्यादा दी जाती है तो ठीक कर लेंगे, पुनर्जलन हाइड्रेशन करते हैं तथा साथ में औषधीय चिकित्सा भी करते हैं। जैसे अगर अब ये निर्जलन 3 तरीके का हो सकता है, अगर ज्यादा हाई लेवल का नहीं है, कम निर्जलन है, तो नारियल का पानी, दाल का पानी, शिकंजी, ये सारी चीजें इसमें दे सकते हैं। अगर मध्यम निर्जलन है, मतलब थोड़ा और बढ़ गया है, तो इसमें चाय, माड़, नमक चीनी का घोल या ORS दे सकते हैं।
पुनर्जलन मतलब पुनर्जलन समझ गए? पुनर्जलन मतलब दोबारा से जल देना। निर्जलीकरण जब हो गया मतलब पानी की कमी हो गई, तो पुनर्जलन मतलब पानी की कमी फिर से हम अब पूरी कर रहे हैं। तो 3 प्रकार से हो सकता है। अगर बहुत कम है, ज्यादा नहीं बढ़ पाया, तो क्या करो, दाल का पानी, नारियल का पानी, शिकंजी, ये सब पिला दो तो कमी पूरी हो जाती है। अगर हाँ ज्यादा बढ़ गया है, हाई लेवल का थोड़ा हो गया है थोड़ा, तो चाय, माड़, नमक शक्कर का घोल, ORS, ये सारी चीजें दे सकते हैं। अगर ज्यादा ही बढ़ गया है, बहुत अधिक पानी की कमी हो गई है, गंभीर निर्जलन में जब कम मूत्र आ रहा हो, तो उसे तुरंत चिकित्सक की सलाह के अनुसार अंतर्धमनीय द्रव्य चिकित्सा, अंतर्धमनीय द्रव्य चिकित्सा दी जाती है, जिससे जल और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जा सके। इसमें फिर इंजेक्शन के द्वारा कमी पूरी की जाती है, क्योंकि डायरेक्ट धमनियों में इसको भेज दिया जाता है। अंतर्धमनीय द्रव्य चिकित्सा इसमें दी जाती है। तो पुनर्जलन मतलब पानी की कमी को पूरा करना। पानी की कमी को पूरा करना। अगर निम्न निर्जलीकरण हुआ था, मतलब कम था, ज्यादा लेवल का नहीं था, तो क्या दे सकते हैं बच्चे को या किसी व्यक्ति को जिसको भी हुआ है निम्न निर्जलीकरण में? तो दाल का पानी दे दो, नारियल पानी, शिकंजी, ये सभी चीजें दे सकते हैं। अगर मध्यम लेवल का हुआ है, मीडियम ही है, तो क्या दे सकते हैं? इसमें चाय, माड़, नमक चीनी का घोल, मतलब ORS जिसको कहते हैं, नमक चीनी का घोल या ORS। अगर हाई लेवल का हो गया है, ज्यादा है, तो गंभीर स्थिति का है, तो इसमें अंतर्धमनीय द्रव्य चिकित्सा, इसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि पानी की कमी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाए। अंतर्धमनीय द्रव्य चिकित्सा। ये बातें हो गई, ये उपचार हैं, ये अतिसार के क्या हैं? उपचार। अब उपचार से बेहतर है रोकथाम। तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं, रोकथाम के बारे में देख लें। खाना बनाने, खाना रखने तथा खाना खाते समय साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना है। खाना ढककर पकाएं, खुला ना छोड़ें, हाथ धोकर ही खाएं, ताजा खाना खाएं, मक्खियां ना हो,
क्योंकि अतिसार का अगर सबसे मुख्य बात देखा जाए तो इसका मुख्य जो फैलने का कारण है वो क्या है? गंदगी। गंदगी ही इसका मुख्य कारण है। तो क्या क्या इसमें उपचार रोकथाम में चीज देखी जा सकती है? तो रोकथाम में सबसे पहले देखना है कि जहां पर आप खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, वो जगह साफ और स्वच्छ हो। शौचालय में ही जाएं, अगर बाहर जाएं तो उसे मिट्टी से ढक दें। वैसे शौचालय का ही उपयोग करना इसमें चाहिए। शौच के बाद हाथ को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो लें। शौच के बाद, टॉयलेट के बाद आपको हाथों को अच्छे तरीके से धोना है। पानी तथा बर्फ का शुद्धिकरण, उनका क्लोरीनेशन जरूरी है। जो पानी हम लाए हैं उसको साफ कर लें पीने के लिए। कई तरीके से किया जा सकता है। बॉइलिंग कर लो, गर्म कर लो। गर्म नहीं कर सकते तो उसमें बहुत सारा पानी है तो बार बार गर्म नहीं किया जा सकता, तो उसमें क्लोरीन मिला देते, मेडिसिन डाल देते हैं, या आरओ का पानी उपयोग करें। तो ये सभी क्या होता है कि शुद्ध जल रहते हैं जो, तो उसमें फिर वायरस नहीं आ पाता है। ब्लीचिंग पाउडर, हाँ ब्लीचिंग पाउडर, हाँ क्लोरीन की गोलियां आती हैं वो डाल देते हैं। तो ये सब पानी को साफ करने की विधियां हैं। गर्म कर लेते थे पहले, तो गर्म करने से भी उबाल के उसको छान के फिर रख लेते थे। हैंड पंप, नल व कुओं के समीप जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। मतलब साफ सुथरी जगह से ही पानी को लेके आए। खुले में रखा खाना, बासी खाना, रेड़ी और खोमचे पर के खाने से दूर ही रहें, क्योंकि मक्खियां, कीड़े और उड़कर आई हुई धूल उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। खाना हमेशा ढककर रखें, और जो खराब भोजन है या किसी ठेले पर, रेड़ी पर, उसको ना खाएं। लोगों को प्रशिक्षित करें कि डायरिया क्या है, कैसे फैलता है तथा कैसे बचा जा सकता है। भोजनालय, रेस्टोरेंट तथा सार्वजनिक भोज में साफ सफाई की समय समय पर निगरानी हो। व्यक्तिगत व पर्यावरणीय स्वच्छता का उचित ध्यान दें। मतलब स्वच्छता ही इसमें मुख्य रूप से आपको देखनी है। स्वच्छता अगर सही तरीके से रखी जाएगी तो इससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका। अतिसार के केस में, डायरिया के केस में आपकी क्या भूमिका है? तो आपकी भूमिका क्या सुनिश्चित करती है, किस तरीके की भूमिका आपकी होनी चाहिए? अगर बच्चा मां का दूध पी रहा हो तो मां को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करें। मां के दूध में कई प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को स्ट्रांग बनाते हैं। इस वजह से आपको प्रोत्साहित करना है। अगर बच्चा मां का दूध पीता है, छोटा है, तो आप प्रोत्साहित करें कि हाँ मां का दूध ही इसको पिलाएं। ओआरएस का प्रयोग तथा उसके लाभ के बारे में बताएं। खान पान के घरेलू नुस्खे मरीज और उसके परिवार को बताएं। ओआरएस की बात आपको बतानी है कि डायरिया जैसी समस्या अगर हो गई है तो फिर कौन सी चीज इसमें सबसे लाभकारी है? तो ओआरएस। मक्खियों की उत्पत्ति और प्रसार तथा घर में प्रवेश को नियंत्रित करने के उपाय बताएं। मक्खियों को रोका जाए, क्योंकि मक्खियां किसी गंदी चीज पर बैठी हैं, वही आके आपके भोजन पर बैठ रही हैं, तो मक्खियों को रोकना है। खुले में शौच को हतोत्साहित करें तथा सरकारी सहायता से शौचालयों का निर्माण करें। खुले में शौच को आप लोगों को हतोत्साहित करना है, मतलब लोगों को बताना है कि खुले में शौच ना जाएं, और जहां तक हो सके जो सरकारी कार्यक्रम चलते हैं जिसके द्वारा शौचालय जगह जगह पर निर्माण हो रहे हैं वो प्रोत्साहित कर सकते हैं। सफाई को प्रोत्साहित करें तथा खराब भोजन को नष्ट करें। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर जोर दें। पानी शुद्ध होना चाहिए। सरकार के स्वच्छता अभियान को पूरी तरह से गांव में लागू करें व स्वच्छता के फायदे बताएं। सरकार का जो स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छता वाला अभियान है, उसको आप प्रोत्साहित करें, ताकि स्वच्छता जितनी अधिक होगी
उतना कम डायरिया फैलेगा, क्योंकि डायरिया का मुख्य जो कारण है वो अस्वच्छता, गंदगी ही है। तो ये कुछ बातें आपको डायरिया के बारे में लिखने आएगा तो ये सारी बातें आपको लिख देनी है। अब बात करते हैं हैजा। पहला पेपर किस चीज का है आप लोगों का? बेसिक वाला जो स्टार्टिंग में एनाटॉमी पढ़ी थी आपने, 450 का, जिसमें ये आपका ये सारे बात आए थे कि सेल कोशिका क्या है। नहीं वो वाला मातृत्व और बाल स्वास्थ्य की देखभाल। आपको एक मातृत्व वाला करना और एक संक्रमण रोग वाला, बस 2 बस निकाल लें। तो कल और परसों 2 दिन हैं, नहीं कल परसों निकल आ रही है, हम पढ़ने 2:30 बजे से ही पेपर। 2:30 बजे तो आ जाना, तो यही पढ़ा देंगे इसमें। यहीं से तो कितने बजे निकलना पड़ेगा फिर आपको? 2:30 बजे से सर पेपर। तो 1 बजे निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे। आपको 2 बजे निकलेंगे, हमारे 2:30 बजे तक हमारे 2 बजे आपको पहुंचना होगा, चेकिंग होगी। पहुंचते तो 15 मिनट हो जाते हैं। नहीं तो अंदर जाएंगे, फिर आपका रोल नंबर देख के बैठेंगे। दिखाइए क्या है? आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड है, वो तो लेके जाना पड़ेगा आपको, ताकि वहां पर तो देखेंगे कि हाँ आप वही हैं जो पेपर देने आई हैं, कि कोई और तो नहीं आ गया आपकी जगह पे। फिर परसों वहां है, फिर 22 को यहाँ पर प्रैक्टिकल है, 22 को, फिर 23 को प्रैक्टिकल की पेपर, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, फिर 25 को पेपर, फिर पेपर कब है? अच्छा, फिर 28 को फिर पेपर है, फिर सीधा है 1 तारीख को, फिर 1 के बाद 3, मतलब 3 प्रैक्टिकल 3 पेपर, 21, 28 और 21, 28 3 दिन, बस 3 दिन यहाँ प्रैक्टिकल चलेगा। आपको 3 पेपर करने, तीनों ये वो हो नहीं पाया, होना था तो, लेकिन वो 3 तो आपको तीनों पेपर करने, प्रैक्टिकल में सब हो गया।
तो खाली ये जो करना है। अच्छा, तो अभी आपको पेपर कितने देने? तीनों तीनों दिन देने। आपको 2 देने। जी सर। अगला रोग जो है वो है हैजा। अब हैजा में टिक कर लें सबसे पहली बात, यह विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब हैजा की बात लिखेंगे तो सबसे पहली बात आपको क्या लिखनी है कि ये हैजा विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया जन्य रोग है। यह बैक्टीरिया व्यक्ति की छोटी आंत में मौजूद होकर वृद्धि करता है तथा एक्सोटॉक्सिन मुक्त करता है। इसके द्वारा विमुक्त एक्सोटॉक्सिन स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है और पानी की तरह दस्त होते हैं, उल्टी होती है और मरीज शीघ्र गंभीर निर्जलन का शिकार हो जाता है। यहां तक टिक कर लें। तो जब हम हैजा की बात करेंगे, कोलेरा की बात करेंगे, तो पहली बात आप क्या लिखोगे कि ये किससे होता है? तो ये विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया जन्य रोग है और बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरा। ये क्या निकालता है इसमें से? ये छोटी आंत में चला जाता है और वहां पर जाके एक्सोटॉक्सिन नामक एक चीज इसमें से निकालता है ये एक्सोटॉक्सिन। और एक्सोटॉक्सिन जब निकलता है तो इससे स्नायु तंत्र प्रभावित होता है और इसमें उल्टी और दस्त की शिकायत मरीज को हो जाती है और काफी ज्यादा पानी शरीर से निकल जाता है। हैजा कैसा रोग है? बैक्टीरिया जन्य रोग है। बंद हो गया? रिकॉर्डिंग नहीं हुई। बैक्टीरिया जन्य रोग है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कॉलेरा या कॉलरी, विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से फैलता है। मतलब बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरा।